सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत आज के इस अ, बहुत ही सुंदर अवसर पे दिवाली का मौसम, मातृशक्ति की बात। मातृशक्ति मतलब घर की शान, आन, बे बेटी कहें, पत्नी कहें, माँ कहें, बहन कहें, सबका अपना इम्पोर्टेंस और सब पे ज़िम्मेदारियों का, है ना? और ज़िम्मेदारियों का निर्वाह करती हैं और उनके साथ जो चैलेंजेस है, तो आज हमारा जो विषय है, महिला और उनसे संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए। तो हमारे बीच आज मौजूद होंगी, है ना, एक शानदार जोड़ी, साधना विजयवर्गीय जी और अनीता जी। तो अभी मैं आप लोगों की मदद से साधना जी को इनवाइट करता हूँ, तो आप लोग सब सपोर्ट करें साधना जी का। साधना जी नमस्कार। नमस्कार अजय जी। स्वागत है साधना जी। नमस्कार आज दोस्तों। आज जो आपका जो सेशन है, बहुत, क्योंकि पिछला सेशन जो आपने महिलाओं का लिया था और उसमें आपने जो वादा किया था कि नहीं, एक महिलाओं के लिए बिल्कुल, तो आज आपने व्यस्त समय में से समय निकाला, तो आपका स्वागत है। और आज मातृशक्ति की बात होने वाली है, तो सबसे पहले अपन मातृशक्ति की बात करें, तो मातृशक्ति के बारे में आप थोड़ा सा वो करें, फिर अपन आगे बढ़ाते हैं सेशन। जी साधना जी। नमस्कार दोस्तों। होलिस्टिक हेल्थ बाय मयंक पोरवाल, इस सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों का जुड़ना हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि उसी से हमें एक नई प्रेरणा मिलती है कि हम आगे बहुत सारी चीजें बताएं। जहां तक सवाल है मातृशक्ति का, तो मातृशक्ति हम ये कह सकते हैं कि एक पूरे घर को संभालने के लिए ही माता का ही बहुत बड़ा योगदान होता है। घर में खाना बनाने से लेके, छोटे छोटे काम करने से लेके, सब कुछ में माताओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। और सबसे बड़ा योगदान होता है एक अच्छे बच्चे को एक अच्छे इंसान के रूप में बड़ा करना। क्योंकि जो मातृशक्ति का ही जो संस्कार होंगे, वही संस्कार बच्चों में आते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है। और ये योगदान आप सोचिए कि पूरे परिवार में जाता है और पूरे हमारी संस्कृति में जाता है, हमारी भारतीय संस्कृति में जाता है। क्योंकि जो बच्चा एक अच्छा संस्कारवान बच्चा बड़ा होएगा, तो वो बहुत अच्छे से पूरे समाज को, पूरे उसके लिए कार्य करेगा। और जब ये जो हमारी नई युवा पीढ़ी है, ये समाज के लिए कार्य करेगी, तो नेचुरली समाज भी बहुत बढ़िया बनेगा। तो इस तरह हम दे सकते हैं कि मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि आज के सिंगुलर फैमिली के उसमें कई बार ऐसा होता है कि कमाने की भाग दौड़ में माताएं उतना ध्यान नहीं रख पाती हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हैं कि हम एक अच्छे बच्चे को एक अच्छे इंसान की तरह परवरिश दें, उसे एक अच्छा इंसान, संस्कारवान इंसान बनाए। क्योंकि पिता जो है वो तो कमाने में लगा हुआ है, ज्यादा बाहर रहते हैं, साथ रहते हैं माता ही। तो जो मातृशक्ति है वही एक अच्छा संस्कारवान बच्चे को एक वयस्क बनाती है, ताकि समाज को एक अच्छा इंसान मिल सके। तो इस तरह से मैं मातृशक्ति के बारे में कह सकती हूँ कि बहुत बड़ा योगदान है एक अच्छा समाज बनाने के लिए। तो आज जी, तो इस विषय है। जी, आपने जो मातृशक्ति के बारे में बताया, तो क्योंकि माँ बनना भी अपने आप में एक सुख है, पर पहले के समय में समय पे विवाह हो जाता था, समय पे संतान हो जाती थी, तो कई समस्याओं का निदान हो जाता था। तो एक सामान्य सा प्रश्न, एक जिज्ञासा है कि स्त्रियों मतलब मातृशक्ति में माँ बनने की उम्र कौन सी उचित है? जी देखिए, आज के पहले जो था वो समय पे शादी, पहले थोड़ा समय पे भी हम क्या कहें, थोड़ी जल्दी शादी हो जाती थी। तो जो आपका प्यूबर्टी का टाइम, प्यूबर्टी का मतलब होता है वो टाइम जब एक लड़की जो है वो पूर्ण विकसित स्त्री के रूप में उस प्रक्रिया में कदम बढ़ाती है। तो पहले जो प्यूबर्टी का टाइम होता था वो 15 और 16 साल का होता था। लेकिन क्या होता है, जब ये
शुरुआत होती है, कोई भी चेंज की शुरुआत होती है तो उसे एक्सेप्ट करना थोड़ा सा टाइम लगता है, किसी भी लड़की के लिए एक टाइम लगता है। तो जब 2-3 साल तक वो इस चीज को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि प्यूबर्टी का स्त्रियों में जो सबसे पहली पहचान है वो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल की शुरुआत होना। तो ये जब 15-16 साल की उम्र में जब ये साइकिल शुरुआत होता है, तो शुरुआत में थोड़ी सी कठिनाइयां होती हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो लड़की इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, तो उसे एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। हमें उसे 2-3 साल देना चाहिए। तो मैं कह सकती हूँ कि माँ बनने के लिए जो उचित टाइम है वो 20 साल के बाद, मतलब 20 से 25 साल के भीतर माँ बनने का सबसे उचित टाइम है, जब जो लड़की है वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो जाती है और शारीरिक रूप से भी पूर्ण हो जाती है। तो ये एकदम सही टाइम है माँ बनने का। जी अजय जी। बहुत सुंदर। और इसमें एक जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल, क्योंकि एक बहुत छोटा शब्द है पर बहुत मायने रखता है। एक खुशी का माहौल होता है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं। पर पहले सामूहिक परिवार होते थे तो दादी, नानी, चाची ये लोग संभाल लेते थे बच्चों को, पर आजकल क्या हो रहा है, फैमिली छोटी होती जा रही है। तो इसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल की शुरुआती दौर में की समस्याओं के अलावा और कुछ समस्याएं भी आती है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस तो होते हैं, तो वो क्या क्या समस्याएं हो सकती है? हाँ जी जी, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा अजय जी, क्योंकि जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्यूबर्टी का मतलब है एक लड़की का, एक टीनेजर का पूर्ण विकसित स्त्री के रूप में परिवर्तित होना, इसकी तरफ कदम बढ़ाना। और इसकी पहचान हमें सबसे पहले स्त्रियों में मिलती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल से। तो जो जब शुरुआत में मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होता है, पहले के टाइम में तो ये 15 से 16 साल के बीच में होता था, 14 से 16 साल, मतलब इस अप्रोक्सीमेटली इस एज में होता था। लेकिन आज के टाइम में क्योंकि गलत आहार विहार, भाग-दौड़ वाली जिंदगी और खान-पान, पॉल्यूशन, इस वजह से आजकल ये थोड़ा-सा आगे बढ़ गया है और 12-13 साल में ही आजकल लड़कियां को मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरुआत हो जाता है। लेकिन 12-13 साल की उम्र में आपका साइकिल तो शुरू हो गया, लेकिन आप मन से, भावनात्मक रूप से उतने परिपक्व नहीं होते हैं, तो आप इस चीज को एक्सेप्ट करने में आपको काफी टाइम लगता है और आप भावनात्मक रूप से बहुत इनसिक्योर फील करते हैं अपने को। पहले के टाइम में तो क्या होता था, जॉइंट फैमिली होती थी, तो अपनी बड़ी बहनों से, कजन बहनों से साथ में जो रहते थे, हम उम्र कई बार बुआ भी होती थी, तो इन सब से हमें चीजों को पता चल जाता था और वो चीजें संभाल लेती थी। लेकिन आज की जो ये एकल फैमिली है, सिंगुलर फैमिली है, इसमें क्या होता है, लड़कियां अकेली पड़ जाती हैं, बच्चे अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि माँ घर के कामों में बिजी रहती है और फादर जो होते हैं वो कमाने में लगे हुए होते हैं। तो ऐसे में टाइम मिलना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अब साइकिल तो शुरू हो गई, लड़की में चेंजेस भी आने शुरू हो गए, लेकिन संकोच की वजह से वो बाहर कुछ नहीं कह पा रही है और माँ के पास कई बार इतना टाइम नहीं होता है कि वो बैठ के उससे बात कर सके। तो ऐसे में लड़की जो होती है वो भावनात्मक रूप से अपने को बहुत असुरक्षित महसूस करती है। तो मेरी ये माता पिता से, खासकर मातृशक्ति से, माँ से ये गुजारिश है कि इस टाइम में वो लड़की के साथ बैठे, उससे बात करे, क्योंकि जब अपनी प्रॉब्लम्स वो अपने घर में बताती है, अपनी माँ को बताती है या अपनी बड़ी बहन को बताती है, तो वो अपने को एक सिक्योर फील करती है और चीजों को बहुत आराम से आगे, मतलब उसका समय बहुत आराम से आगे जा सकता है। अब ऐसे में बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, जो लड़कियां जब शुरुआती दौर में होती हैं तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। ये प्रॉब्लम्स लड़की को मन से भी परेशान करती है और शारीरिक रूप से भी परेशान करती है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं और हार्मोनल चेंजेस के कारण आपके मन के विचारों में भी चेंजेस आते हैं, आपके मन के भावों में भी चेंजेस आते हैं और उन भावों को व्यक्त करना बहुत जरूरी होता है।
तो नॉर्मल जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो 2 साइकिल के बीच में 28 से 30 दिनों के बीच का गैप होता है। ये नॉर्मल है 2 साइकिल के बीच के ये गैप होना। कभी कभी ये गैप थोड़ा जल्दी भी हो जाता है और कभी देर से भी हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगी कि ये जो शुरुआत होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल की, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम तो जो है कि अगर 15 से 16 साल के बीच में आपका साइकिल नहीं शुरू हुआ है तो आपको ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे में आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो पूरी तरह पूर्ण विकसित नहीं हो पाते हैं और आगे चल के फिर आपको कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। ऐसे में हार्मोनल चेंजेस क्या हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है, तो उससे भी आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर 15 से 16 साल के बीच में आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल की शुरुआत नहीं हुई है तो आप जरूर ट्रीटमेंट लें, इसे आप इजी ना लें। दूसरी प्रॉब्लम जो होती है वो कई बार क्या होता है कि आपका साइकिल तो शुरू हो गया, 2-3 महीने हुआ, उसके बाद फिर वो बंद हो गया। तो जो पहले 15-16 साल तक अगर आपको नहीं हो रहा है तो उसे हम एमनोरिया कहते हैं, और जब एक बार शुरू होने के बाद दोबारा नहीं हुआ तो उसे हमें सेकेंडरी एमनोरिया कहते हैं। तो दोनों ही केस में आपको ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। अब यहाँ मैं ये बताना चाहूंगी कि ऐसे इन भावनात्मक असुरक्षा और इसमें ट्रीटमेंट अगर आप होलिस्टिक हीलिंग का लेते हैं, जैसे एक्यूप्रेशर के द्वारा, मुद्रा थेरेपी के द्वारा, बैश फ्लावर थेरेपी के द्वारा, टॉक थेरेपी के द्वारा अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको काफी आराम आता है और काफी हद तक कई बार तो आप इन प्रॉब्लम से आपको छुटकारा भी मिल जाता है। हाँ, कुछ केसेस में आपको डॉक्टर्स के पास भी जाना पड़ता है और आपको एलोपैथी दवाइयां भी लेनी पड़ती हैं, बट साथ में अगर आप ये ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपको जल्दी आराम आता है। अब पीरियड्स के टाइम में, जब शुरुआत के दिनों में लड़कियों को क्या होता है कि पीरियड्स हुआ और पेट के नीचे वाले हिस्से में बहुत भयंकर दर्द होता है। ऐसा दर्द कि कई बार तो लड़कियां 2-2 दिन तक उठ नहीं पाती हैं, पलंग पर लेटी ही रहती हैं, दर्द के मारे कराहती रहती हैं। तो ये दर्द जो है वो कई बार आपके सिस्ट और फाइब्रॉइड्स के कारण भी हो सकता है, और कई बार आपको ये बॉडी में एक नया चेंज है इस वजह से भी हो सकता है। तो दोनों ही वजह से अगर आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपको आराम आ जाता है। हाँ, ऐसे में आपको मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि आप होलिस्टिक हीलिंग में पहले जाएं, जैसे एलोपैथी के बजाय आप होम्योपैथी, बैश फ्लावर थेरेपी, ये सब ट्रीटमेंट आप कराते हैं तो आपको बिना साइड इफेक्ट के काफी आपको आराम आ सकता है। तीसरी जो प्रॉब्लम है उसे हम कहते हैं मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया, मैं ये प्रॉब्लम्स के नाम इसलिए बता रही हूं ताकि कभी किसी डॉक्टर्स ने अगर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया और उसने ये नाम लिखे तो आप समझ सकें कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है, आपका जो साइकिल होता है वो नियमित नहीं होता है। कभी आपको 2 महीने में आ रहा है, कभी आपको 3 महीने में आ रहा है, और कभी तो शुरुआती दौर में 6-6 महीने तक आपको क्या बोलते हैं, पीरियड्स नहीं होते हैं। तो ये आपके ब्लड की कमी की वजह से भी हो सकता है। तो ऐसे में आप ब्लड की कमी का ट्रीटमेंट अगर करते हैं तो आपको काफी आराम आता है। अब क्या होता है, नॉर्मल साइकिल तो है 28 से 30 दिनों का। कई बार क्या होता है 21 दिन के से पहले ही आपको साइकिल आ जाता है, और ये रेगुलरली ऐसे ही होता है, 2-3 महीने तक लगातार आपको 21 दिन से पहले ही, 28 दिन से पहले ही आपको साइकिल आना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम आपकी बॉडी में हीट बढ़ जाने की वजह से भी होती है। तो ऐसे में अगर आप एलोपैथी दवाई लेते हैं तो हीट और बढ़ेगी। तो इस प्रॉब्लम के लिए आपको
होलिस्टिक हीलिंग में जाना बहुत जरूरी है। होलिस्टिक हीलिंग में आपकी नेचुरोपैथी भी आती है, तो नेचुरोपैथी से जो ट्रीटमेंट है वो आपको आगे बताया जाएगा। अभी तो मैं खाली आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं मैं वो बताने जा रही हूँ। अब जो है कई बार क्या होता है, जो पीरियड्स का नॉर्मल साइकिल है वो 5 दिन का होता है, 5 से 6 दिन के भी के उसमें आपका पीरियड्स होते हैं। कई बार लड़कियों को 7-7 8-8 दिन तक पीरियड्स होते हैं, 7-7 8-8 दिन तक ब्लीडिंग होती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम की वजह है, ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो इसमें भी आप ट्रीटमेंट जरूर लें, क्योंकि ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो आपके बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी। और कई बार क्या होता है, 5 दिन का साइकिल तो होता है, 5 दिन ही आपको ब्लीडिंग होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। ये जो ज्यादा ब्लीडिंग होती है, ये आपकी बॉडी में कमजोरी पैदा कर देती है। आपकी बॉडी से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, तो आप अंदर से बहुत वीकनेस फील करते हैं। और ये अगर लगातार चलता जाए तो आप बहुत वीक हो जाएंगे। तो ऐसे में भी आपको ट्रीटमेंट जरूर लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आपका 5 दिन का साइकिल तो होता है, लेकिन आपको ब्लीडिंग बहुत कम होती है, इतनी कम ब्लीडिंग कि वो ना के बराबर होती है। ये जो ना के बराबर ब्लीडिंग होती है, ये कई बार आपको सिस्ट की वजह से होती है, फाइब्रॉइड्स की वजह से होती है, और कई बार आपको खून की कमी के कारण भी ये हो सकती है। तो ऐसे में आप जरूर ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि आगे जाके ये सारी प्रॉब्लम्स आपको जो लड़की को है वो आगे उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम दे सकती है। और जो लास्ट जो प्रॉब्लम जो मैं कहती हूँ कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब शुरुआत होता है, जो होता है, ऐसे में क्या होता है कि आपको पीरियड्स बहुत ज्यादा दिनों तक भी हो रहे हैं और बहुत ज्यादा भी हो रहे हैं। बहुत जैसे 5 दिन से ज्यादा हो रहे हैं, 7-7 8-8 दिन तक हो रहे हैं, और बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो ये जो टाइम होता है, ये जो पीरियड्स आपको ज्यादा होते हैं, ऐसे में भी आपको आगे जाके बहुत तकलीफ हो सकती है। तो आप जरूर ट्रीटमेंट करें। तो ये तो है शुरुआती दौर के आपके जो ट्रीटमेंट की प्रॉब्लम्स हैं। तो अजय जी, ये शुरुआती दौर के वो है। और इसमें एक्यूप्रेशर का मैं ट्रीटमेंट, एक जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है जो एक्यूप्रेशर का, उसमें आप राइट थंब में ऐसे मेथी पट्टी लगाएं। राइट थंब में ये देखिए मेथी पट्टी लगाना मैंने आप लोगों को सिखाया है, पहले भी हमने अपने सेशन में बताया है। ऐसे मेथी की पट्टी लगा लें और उसको राइट थंब में और मिडिल फिंगर के बीच वाले, राइट थंब के ऊपर वाले जॉइंट पे और मिडिल थंब के बीच वाले जॉइंट, मिडिल फिंगर के बीच वाले जॉइंट पे आप इसे लगाएं। तो इससे आपको एक जनरल जो ट्रीटमेंट है, मतलब ये जो जितने भी मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई हैं, इनका ये जनरल ट्रीटमेंट है कि आप इसको आप इस तरह से आप कर सकते हैं। दूसरा, ये 2 पट्टी आपने लगाई, दूसरा आप यहाँ पे ये नीचे वाले हिस्से पे, यहाँ पे आप 3-3 मेथी के दाने, ये देखिए ऐसे 3-3 मेथी के दाने, ये यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ऐसे करके अगर आप लगाते हैं, ये देखिए 3-3 मेथी के दाने ऐसे आपको लगाने हैं, इस तरह से आपको लगाने हैं। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पे लगाते हैं तो इन सारी प्रॉब्लम्स में आपको काफी आराम आ जाएगा। जो जितनी मैंने ये 7-8 तरह की प्रॉब्लम्स बताई हैं, इसमें आपको काफी आराम आ जाएगा इन सब प्रॉब्लम्स में। तो ये तो हुआ शुरुआती दौर का। आगे जी अजय जी, अब आगे आप कोई क्वेश्चन? बहुत अच्छी चीज आपने बताई। पर यहाँ एक अभी जो वर्तमान में चल रहा है, हम हमेशा खाने पीने को दोष देते हैं। हम हमेशा खान पान की गड़बड़ी, संतुलित आहार की कमी, पर ये सब हो क्या रहा है कि हम सब जहाँ सामूहिक परिवार से दूर जा रहे हैं, और हमने जब से पाश्चात्य देशों को कॉपी करना शुरू किया है। पाश्चात्य देश अपनी जगह सही है, हिंदुस्तानी संस्कृति अपनी जगह सही है, क्योंकि दोनों का वातावरण, कल्चर एकदम अलग। तो हम पाश्चात्य को कॉपी करें,
पर अपनी जो यहाँ की जो परंपराएं, जैसे जीन्स पहनती है लड़कियां, तो कम से कम पीरियड के पहले, पीरियड के बाद जीन्स अवॉइड करें। और कभी मान लो, और हमेशा ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल सिर्फ कंसीव के लिए जरूरी नहीं है, एक पूर्ण महिला, एक स्वस्थ महिला के लिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और हमेशा क्या होता है कि कंसीव में फायदा है, कंसीव में फायदा है, आजकल कंसीव का लोगों को फोकस ही नहीं रहा। लोगों का ये है कि आजकल एक एक बच्चा, 2 बच्चा हो गए, बस खत्म, ये उनके लिए वो। पर स्वस्थ महिला, हमेशा ही ध्यान रखना, स्वस्थ बहन, स्वस्थ पत्नी, स्वस्थ माँ, स्वस्थ बुआ, स्वस्थ मासी, ये परिवार को बनाती है। और मानसिक विकार आया, हमको यहाँ अब एक, जैसा आपने बताया एक्यूप्रेशर, वो बताया, तो क्या होलिस्टिक हीलिंग में इसको उपचार से प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं? जैसा मैंने अपनी किताब में लिखा था कि नाभि पे यदि ब्रांडी लगा लो, नाभि पे यदि ब्रांडी या अल्कोहल की रुई, भिगी रुई लगा लो, तो आपको जो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है, इसमें बहुत आराम पड़ता है। तो ये इसके साथ में कई और चीजें आपसे जानना चाहते हैं। जी साधना जी। हाँ, बहुत अच्छा आपने बताया अजय जी कि ये होलिस्टिक हीलिंग में आप पूरी तरह से इन सब चीजों से आपको आराम आ सकता है, लेकिन आपको वो करना है। जैसे मैंने आपको अभी एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट्स बताए, तो ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स अगर आप करते हैं तो आपको 100% आराम आएगा। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, मेथी दाना नहीं लगा सकते हैं, तो आप सिंपल ऐसे रिंग लेकर, और इसको भी आप मिडिल फिंगर में ऐसे बीच के इस पे जॉइंट पे अगर आप ऐसे 1 मिनट तक दिन में 3 बार करें, एक बार में 1 मिनट तक करना है आपको, और दिन में 3 बार आप करें तो आपको काफी आराम आएगा। ऐसे ही आपको थंब में भी करना है। याद रखें, ये जो रिंग है ये आपको लगा के नहीं रखनी है, इसको आपको थंब में भी करना है, इसको लगा के छोड़ना नहीं है, साथ के साथ करके आपको वापस निकाल लेना है। आपके पास, आप सोच रहे हैं रिंग करने का भी टाइम नहीं है, जब आपको टाइम मिले आप ऐसे कंधे को लेके और ऐसे मिडिल वाले जॉइंट को ऐसे आप 1 मिनट तक अगर ऐसे मसाज करते हैं, मिडिल फिंगर के मिडिल वाले जॉइंट को, ऐसे दोनों मिडिल फिंगर और राइट थंब, इसके ऊपर वाले जॉइंट को अगर आप ऐसे मसाज करते हैं इससे, तब भी आपका एक्यूप्रेशर हो जाता है। मतलब तरीके बहुत हैं आपके पास करने के, लेकिन आपको करना है। मैं ये कहूंगी कि आप करिए और उसके इफेक्ट देखिए। ऐसे ही एक बॉल है, इस बॉल को अगर आप ऐसे नीचे वाले यहाँ पे रगड़ें, नीचे वाले से, क्योंकि आप जो हमारे जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो हाथ के नीचे साइड में आते हैं, तो आप ऐसे अगर बॉल को रगड़ते हैं यहाँ पे 1-1 मिनट तक आप रगड़ते हैं दिन में 3 बार, तब भी आपके उन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे आपका मसाज हो जाता है। ये एक तरह से आप जैसे हम मसाज कराते हैं ना, ये उसका भी इफेक्ट देता है। तो जब आप मसाज करते हैं तो आपको नेचुरली इन सब चीजों में बहुत आराम आएगा। ऐसे ही आपकी एक है मुद्रा थेरेपी। मुद्रा थेरेपी में आप अपान मुद्रा अगर आप करते हैं तो आपको अपान मुद्रा जो है वो पेट के नीचे के हिस्से की जो वो है उसमें आपको काफी आराम देती है। मैंने इसको ऐसे बताया क्योंकि आपको रखना ऐसे है, आपका जो नेल्स हैं वो आकाश की तरफ होने चाहिए, और आप सोते जागते उठते बैठते कभी भी आप इसको कर सकते हैं। हाँ हाँ, बैठ के अगर आप करते हैं तो उसका फायदा आपको मैक्सिमम मिलता है, लेकिन आप चलते फिरते भी इसको कर सकते हैं। अगर आप एक हाथ से काम कर रहे हैं तो खाली आप एक हाथ से भी इसको कर सकते हैं। दिन में आपको 30 मिनट से 45 मिनट्स आपको करना है, मतलब 24 घंटे में आपको 30 मिनट से 45 मिनट तक आपको ये करना है। तो अगर आप ये करते हैं तो आपको बहुत आराम आता है, इन सब चीजों के लिए आराम आता है। बाकी होलिस्टिक हीलिंग में आपकी बैच फ्लावर थेरेपी है, तो बैच फ्लावर थेरेपी से भी आप अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपका भावनात्मक रूप से आपका मन शांत होता है और आप इस चेंज को स्वीकार करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। और नेचुरली जब आप इस चेंज को स्वीकार करेंगे तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम्स कम होंगी। जी अजय जी। बहुत बढ़िया। तो यही चीज जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में शुरू होने में, मेंस्ट्रुएशन या मोनोफाज,
सब में काम करेगी ये तो, है ना, जो बेस्ट थेरेपी वगैरह। तो एक जो समस्या आती है, एक हाँ, यह एक छोटी सी चीज जो आपसे जानना है कि आजकल 10 साल के पहले पीरियड आ रहा है, 15 साल के बाद आ रहा है, तो ये अर्ली एज में पीरियड नहीं आए, इसके लिए जो हमारी दादी नानी के नुस्खे हैं, आजकल जो ये हम जो जंक फूड खा रहे हैं, इससे हो क्या रहा है कि पीरियड जल्दी आ रहा है। तो थोड़ा सा इसमें खाने पीने में ध्यान रखें, गर्म चीजों से बचें, और इसका वेलकम, क्योंकि वो क्या होता है, जब बच्ची जरा सी भी चिड़चिड़ी हो रही है, उसमें चेंजेस आ रहे, तो उसको सपोर्ट करना है हमको, है ना। तो अब ऐसे ही यदि 40 के बाद, ऐसे पहले समय 45-50 हुआ करता था, पर अब क्या हो रहा है, पीरियड भी पहले आने लगा और जाने भी जल्दी लगा। तो मोनोपॉज के समय क्या तकलीफें या क्या हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसके बारे में। जी अजय जी, ये आपने एकदम सही कहा कि आज के इस दौर में जिस तरह मेंस्ट्रुएशन साइकिल बहुत जल्दी आने लगा, लड़कियां 10 साल से पहले मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ जाता है, और तो उसी तरह मेनोपॉज टाइम भी 10 साल पहले हो गया। पहले 50 साल की उम्र में मेनोपॉज होता था, और आजकल 40 के बाद ही कई बार मेनोपॉज सिंड्रोम आपको दिखने लगते हैं। तो ये जो मेनोपॉज सिंड्रोम होते हैं, इसमें भी आपको जिस तरह शुरुआती दौर में प्रॉब्लम होती है, उस तरह मेनोपॉज सिंड्रोम में भी आपको काफी प्रॉब्लम्स दिखने लगती हैं। और ये जो मेनोपॉज के जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें क्या होता है, प्री मेनोपॉज प्रॉब्लम से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम भी होता है। मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपका शुरू होने से पहले आपके सिर दर्द, जी मचलाना, तनाव, हाथ पैरों में दर्द, ये सब कई महिलाओं को होता है। तो ऐसे में भी ये होलिस्टिक हीलिंग जो है, ये काफी आराम देती है, और ये ट्रीटमेंट से आपको काफी आराम मिलता है। अब मैं बताना चाहूंगी कि मेनोपॉज के टाइम में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। मेनोपॉज के टाइम आप जब ये शुरुआत होती है 40 के बाद, आपको क्रैम्प्स बहुत आने लगते हैं, आपका मूड स्विंग होने लगता है, ब्लोटिंग होने लगती है, इरिटेबिलिटी होती है, मन आपका हमेशा दुविधा में रहता है, और लोअर बैक पेन होने लगता है, टायर्डनेस आपको लगने लगती है। तो जब ये सब चीजें रिपीटेडली आपको 40 के बाद हो रही है, तो इसका मतलब मेनोपॉजल सिंड्रोम, आपका मेनोपॉज का वो शुरू मतलब आने वाला है, आप ये समझिए। और ये सब चीजें जो इतनी आजकल जल्दी मेनोपॉज हो रहा है, ये हो रहा है, ये इसका एक बहुत बड़ा कारण है गर्भ निरोधक गोलियां खाना, क्योंकि इससे भी आपके अंदर के जो हार्मोन्स होते हैं उनमें चेंजेस आते हैं, और आप जल्दी आपका मेनोपॉज आपका शुरू हो जाता है। मेनोपॉज के टाइम में आपको जो कई बार ऐसा होता है कि आपका दो, जैसे आपका पीरियड्स बंद होने का टाइम शुरू हो गया, 4-6 महीने नहीं हुआ, फिर आपको हुआ, तो ये आपका मेनोपॉजल वो शुरू हो गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको हर महीने पीरियड्स तो हो रहे हैं, लेकिन वो कम कम हो रहे हैं, और उस 2 पीरियड्स के बीच में भी आपको बीच में ब्लीडिंग शुरू हो गई। तो ये प्रॉब्लम्स भी कई बार मेनोपॉज के टाइम में आपको आनी शुरू हो जाती है। और ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स होलिस्टिक हीलिंग के द्वारा आप ठीक कर सकते हैं। और एक चीज जो होती है मेनोपॉज के टाइम में आपको जो प्रॉब्लम्स आ सकती है, वो है कि 3-4 महीने तक आपको साइकिल नहीं आया, या आपको पीरियड नहीं हुए, और 3-4 महीने के बाद अचानक से आपको हेवी ब्लीडिंग शुरू हो गई। तो ये जो कारण है, ये कारण भी आपका मतलब मेनोपॉज के टाइम में आपको तकलीफ दे सकता है। तो ऐसे में आपको ट्रीटमेंट कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो ये चीजें आगे बढ़ जाएंगी, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम देंगी। तो इसीलिए सही समय पे सही होलिस्टिक ट्रीटमेंट अगर आप कराते हैं, तो आपको सब चीजों में बहुत आराम आता है। जी अजय जी। बहुत
बहुत सुंदर आपने बताया। यहाँ एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, नाभि चक्र ठीक तो सब कुछ ठीक, है ना। तो अपनी नाभि को व्यवस्थित रखें, क्योंकि नाभि चक्र अपने आप में कोई औषधि नहीं है और औषधि से कम नहीं है, क्योंकि हाँ, नाभि खिसकना एक कॉमन बीमारी जो महिलाओं में अधिक देखी जाती है। सामान्यतः यदि देखें तो पुरुषों की नाभि लेफ्ट साइड चलती है और महिलाओं की राइट साइड चलती है। जिन महिलाओं की नाभि बीचों बीच में होती है वो स्वस्थ बच्चों को जन्म देती है। तो हमको यहाँ भी नाभि पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, और नाभि यदि अपने स्थान से खसक गई तो कई प्रकार की समस्याएं पैदा कर देती है। तो यदि नाभि खसक गई तो उसको अपनी जगह लाने का प्रयास करें। फिर नाभि पे जो वाइन लगाना है, जो मैंने बताया कि जो मेंसेस के समय एक्सेस दर्द होना है ना, पेट दर्द होना, सर्दी जुकाम बने रहना, तो ये अपन इसको जब भी हमारा मेंसेस आने वाला है उसके पहले दर्द शुरू हुआ तो नाभि पे ब्रांडी से भिगी हुई रुई रख सकते हैं, उससे हमको फायदा मिलेगा। क्योंकि हमारी जो संपत्ति है वो है ना प्रजनन क्षमता, क्योंकि ये सिर्फ ईश्वर ने महिलाओं को ये वरदान दिया है ना। तो कई प्रकार की समस्याओं से लड़ना है, तो हम मूड भी हमारा बार बार चेंज होता है। जैसे साइकिल लाती तो मूड चेंज हो रहा है तो उस समय रुई लगा ले, है ना। फिर कोकोनट ऑयल और ओलिव ऑयल यदि उसकी बूंदे यदि नाभि पे लगा ले तो भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर भी यदि हमारी मेंसेस साइकिल गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ नहीं है, परमानेंट ठीक करना है, तो हम मेंसेस के दौरान यदि अजवाइन का काढ़ा और गुड़ यदि हम सूर्योदय सूर्यास्त के समय ले लें 3 महीने, पीरियड के दौरान, मेंसेस के दौरान 3 महीने, और पीरियड क्लियर हो जाए फिर बंद कर दे, फिर पीरियड चालू हो, तो हमको जीवन में कभी यूट्रस नहीं निकालना पड़ेगा, ऐसा देखा गया है। तो ये सब चीजें अपने साथ है। और होलिस्टिक हीलिंग में हमारे साथ एक मातृशक्ति और जुड़ रही है, डॉक्टर होलिस्टिक हीलर आचार्य अनिता जी, वो भी इसको कंटिन्यू करेंगे। और हमारा सौभाग्य कि आज दोनों मातृशक्तियां एक साथ हमारे साथ हैं। तो अनिता जी नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। तो नमस्कार साधना जी, नमस्कार। नमस्कार अनिता जी। ग्रेट। आज तो साधना जी ने बहुत अच्छी चीजें कवर की है, पर कुछ चीजें आपसे भी जानना है कि जो ऋतु स्राव या जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ये क्या है, और साइंस की दृष्टि से इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि साइंस भी अपनी जगह है। तो साइंस दृष्टि से आप इसको क्या समझते हैं, इसके बारे में थोड़ा फोकस करें। जी धन्यवाद अजय जी। मयंक पड़वाल जी का जो ये फेसबुक लाइव सेशन है, ये अपने आप में ही एक अद्भुत सेशन चल रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पर जब हम आते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है कि हमने अपने गुरुजनों से जो ज्ञान प्राप्त किया है वह हम लोगों के साथ शेयर करें, ताकि एक आम व्यक्ति भी इस साइंस को, सब चीज को समझ सके और जो होलिस्टिक थेरेपीज है उनके अद्भुत ज्ञान को अपने में समाहित करे और उसका प्रयोग करे। अभी हमारे पास बहुत सारे फोन आते हैं जो लोग इन चीजों से लाभ ले रहे हैं कि हमने नाभि पे, जैसे आपने ही बताया नाभि का, तो नाभि का प्रयोग जैसा भी ठंड शुरुआत ही हुई है तो इस समय सभी को सर्दी जुकाम का मौसम हो रहा है, तो जो भी मुझसे पूछते हैं कि सर्दी जुकाम हो रहा है तो सबको मैं ये ब्रांडी का प्रयोग बताती हूँ। और सभी को ही मतलब पहले प्रयोग से, पहले दिन से ही 50-70% आराम आ रहा है। मुझे स्वयं को भी थोड़े दिन पहले भी सर्दी जुकाम हो गई थी, तो मैंने इसका इस्तेमाल किया तो मुझे काफी आराम आया और मैंने सभी को इसके बारे में बताया। जिस प्रकार हमारी होलिस्टिक थेरेपी है ये बहुत ही अद्भुत है, और जो इनके मतलब इसमें खर्चा बहुत कम आता है, समय कम लगता है, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होती है, और ज्यादातर जो औषधियां होती है हमें घर में उपलब्ध होती है। जैसे कि आपने काढ़े का प्रयोग बताया अजवाइन का, तो यह भी मेरा बहुत ही प्रैक्टिकल किया हुआ है अपनी फैमिली पर और पेशेंट्स के ऊपर भी, कि सभी को मैंने अजवाइन का काढ़ा बताया, जिनको बताया सभी को ही इससे फायदा प्राप्त हुआ है। तो जैसे भी आपने क्वेश्चन करा कि साइंस के दृष्टिकोण से इसको हम कैसे समझे ऋतुस्राव को, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि मेनोपॉज हो जाता है लेकिन महिलाएं यही नहीं जान पाती है कि जो हमारे को मेंस्ट्रुअल सर्कल होते थे या हो रहे हैं ये क्यों होते हैं, इसके पीछे साइंस क्या है, हमारे अंदर क्या चेंजेस आते हैं। साधना जी ने भी काफी जानकारी हमें बताई कि इनसे क्या इनमें दिक्कतें आती है और किस प्रकार से इसका उपचार कर सकते हैं। इसको हम संक्षेप में जानते हैं क्योंकि हमारी जो छोटी बच्चियां हैं उन्हें भी ज्ञान होना चाहिए। हम पढ़ते बहुत कुछ है, और मेरी एक थोड़ी शिकायत शिक्षा विभाग से भी है कि जो इस प्रकार का नॉलेज है वो स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए और मेल फीमेल दोनों को इसका स्टडी करनी चाहिए,
क्योंकि वही मैं जब आगे चल के फादर बनेंगे तो उन्हें पता होना चाहिए कि लेडीज को ये प्रॉब्लम क्या होती है, क्या दिक्कतें उन्हें आती है, ताकि वे उनकी केयर भी कर सके। अगर उन्हें पता ही नहीं होगा किस समय उन्हें क्या दिक्कतें आती है तो वो कैसे उनका ध्यान रखेंगे या उनकी समस्याओं को वो कैसे समझ सकेंगे। तो हमारी शिक्षा में आज बहुत हमें बदलाव की आवश्यकता है। जब हमारा ये गुरुकुल का जमाना, मतलब अगर हम आज से 600-700 साल पहले जाएं तो गुरुकुल के अध्ययन में लड़कियां भी जब पढ़ती थी तो उनको भी ये सारा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता था और उन्हें संपूर्ण ज्ञान दिया जाता था, ताकि जब वे अपने मायके से दूर ससुराल में जाएं और अपनी सारी समस्याओं का समाधान वो कर सके। अगर वहां पे कोई करने वाला बाई चांस नहीं है, सास नहीं है या कोई बड़ा नहीं है घर में, तो वो अपने आप को संभाल सके। तो इसके बाद थोड़ा सा हम इस प्रकार से जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल सर्कल होता क्या है। तो मैं जैसे कि अभी हमने प्यूबर्टी की पहले बात करेगी, तो प्यूबर्टी हमें यह बताती है कि हमारी बॉडी में जितने ऑर्गन्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है हमारा ये अब कंप्लीट होने की तरफ जा रहा है। तो हमारा 15-14 में जो हमारी स्टार्टिंग हो जाती है मेंसेस की, लेकिन यह शादी का समय नहीं आया है। शादी का समय 20-21 का है, क्योंकि अभी वो परिपक्व इतना नहीं हुआ है। उसमें ओवरी में जो हमारे अंडे हैं वो, आपको बता दें अद्भुत बात, कि एक छोटी बच्ची जब अपने माँ के गर्भ में होती है तो उसके उसी समय उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो छोटा सा होता है उसी के अंदर उसके जो अंडे होते हैं भगवान उसी समय दे देता है, लेकिन वो परिपक्व नहीं होते। 13-14 की एज में आके वो धीरे धीरे बड़े होने शुरू होते हैं और हर महीने हमारे जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर 3 महत्वपूर्ण ऑर्गन होते हैं। हमारी 2 ओवरी, उनसे जुड़ी हुई 2 फैलोपियन ट्यूब्स और यूट्रस, ये पूरा हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हुआ। तो हमारे जो 2 ओवरी है उनमें से किसी एक ओवरी में एक अंडा पकता है और वो अंडा हमारा बाहर निकलता है। तो जैसे ही वो अंडा हमारा 13-14 डे जैसे जब पकता है वो बाहर निकलता है, तो हमारे जो ट्यूब होती है उसके पर हाथ नुमा एक रचना होती है। वह रचना उसको पकड़ लेती है और अपने अंदर ले लेती है और वह धीरे धीरे वो अंडा आगे की ओर सरकता है वो। और जब अंडा आगे सरकता है तो ऐसे में अगर वो स्पर्म के संपर्क में आता है और निषेचित अगर वो होता है तो वह जो अंडा है वो एक शिशु के लायक बनने के लायक हो जाता है। और उसी समय यूट्रस में हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो एक बहुत ही सुंदर और मखमल लेयर बनाते हैं ब्लड की और टिश्यूज की। तो ये लेयर जो होती है एक तरह से बच्चे के लिए एक मखमल का गद्दा समझ लीजिए। तो उसको वेलकम करने के लिए उसको वहां पे 9 महीने अगर रहना है वहां पे, तो उसके लिए पूर्व तैयारी हमारा शरीर यूट्रस कर लेता है कि वो वहां पे जाके वो चिपक जाता है। और अगर वो निषेचित अच्छे से हो जाता है और परिपक्व होता है तो ये लेयर थोड़ी मोटी होती जाती है, ताकि इस बच्चे को वहां पे 9 महीने रहना होता है। लेकिन अगर ये संपर्क नहीं होता है, निषेचन नहीं होता है, तो ये हमारे ब्रेन को मैसेज जाता है यूट्रस से कि निषेचन नहीं हुआ है। और ये सभी काम हमारे हार्मोन्स करते हैं। इसमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, यह जो होते हैं यह संदेश ब्रेन तक देते हैं और ब्रेन से संदेश इन हार्मोन्स को लगातार मिलते रहते हैं। तो जो मखमल की जो लेयर जो हमारे ब्लड टिश्यूज की बनी है वो धीरे धीरे टूटनी शुरू हो जाती है। तो जब ये टूटती है तो उसी समय एक दर्द, हमारे जो क्रैम्प्स आते हैं हमारे फीमेल्स में, तो ये क्रैम्प्स की वजह भी यही होती है कि जो लेयर जब टूटनी शुरू होती है, ब्रेन को मैसेज गया कि अब इस लेयर की हमें आवश्यकता नहीं है, तो इस लेयर को बाहर निकाल दो। तो वो उस ओवा के साथ, उस अंडे के साथ वो लेयर धीरे धीरे टूट के बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। और 60 to 80 ml हमारा ब्लड मेंसेस के टाइम में हमारा निकल जाता है। तो लेकिन ये जो ब्लड था ये हमारा एक अलग पार्ट है बॉडी का, और ये जो पहले से तैयार था धीरे धीरे टूट के निकलना शुरू हो जाता है। और यही कारण है कि हमारे इस समय मेंसेस के टाइम महिलाओं को ब्लड डोनेट करने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि बॉडी में हमें वीकनेस पहले ही महसूस हो रही होती है। और सर्कल पूरा होने के बाद भी 6-7 दिन के बाद आप ब्लड डोनेट फिर कर सकते हैं। अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल आपका 13 या 11 है, तो उससे अगर कम है आपका, तो आपको ब्लड डोनेट डॉक्टर मना करता है, क्योंकि आपको चक्कर आ सकते हैं, एनीमिया भी आपको हो सकता है। इस प्रकार से हमने एक सरल संक्षेप में जाना कि ये हमारे क्या प्रक्रिया है जो हमारा ब्लड बाहर निकलता है। जैसे इसमें हमने जाना कि हैवी ब्लड है, तो अगर हमारी यूट्रस में अगर गर्मी बढ़ जाती है तो ब्लड की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, उसमें क्लॉट्स बढ़ जाते हैं। जो एक हमारा जो ब्लड है वो चमकीला रेड के रूप में निकलना चाहिए, लेकिन उसमें क्लॉट्स वगैरह अगर आते हैं ज्यादा, तो वो हमारे अंदर बॉडी में यूट्रस में हीट को बताते हैं। हीट बढ़ने की वजह कई होती है। अगर हम अधिक तला भुना और गरम मसालेदार चीजें खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं अधिक, या जैसे अजय जी हमेशा जंक फूड के लिए मना करते हैं, तो अगर हम जंक फूड का और ये डिब्बा बंद चीजों का और कोल्ड ड्रिंक्स का अधिक सेवन करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं, होते तो वो ठंडे हैं, लेकिन वो हमें अंदर जाके गर्मी पैदा करते हैं, और उनकी जो गर्मी होती है वो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, हड्डियों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती है।
तो हमारी ब्लीडिंग जो होता है वो हैवी होने लग जाती है। उसी प्रकार से जैसे हमारी जो दादी नानियां हैं वह इस समय खट्टा खाने के लिए हमेशा मना करती थी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम खट्टा क्यों ना खाएं। तो हम ये बात अपने बच्चों को नहीं समझा पाए तो बच्चे इन चीजों को नहीं मानते हैं। इस समय अचार इत्यादि भी लड़कियों को खाने के लिए मना किया जाता है। तो उसके आयुर्वेद में अगर हम जाएं तो आयुर्वेद का साइंस बतलाता है कि जो खट्टी चीजें जो होती है वो स्रावों को रोकने वाली होती है, वो स्राव के बहाव को रोकती है। और हमें इस समय जो स्राव है वो हमें बॉडी में हमें इकट्ठा नहीं करना है, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है, हमें उसे बाहर निकालना है। तो अगर हमने खट्टी चीजों का इस्तेमाल अधिक करा इस समय तो वो स्राव हमारी बॉडी में रुक जाएगा, और वो क्या करेगा, रुकेगा तो हमारी बॉडी में क्लॉट का रूप ले लेगा। क्लॉट का रूप लेगा, इधर उधर वो चिपक जाएगा, सिस्ट बन जाएगा। और देखिए जैसे क्या होता है कि हमारे घर में अगर एक नाली में कहीं गई गंदगी चिपक गई तो धीरे धीरे सारी गंदगियां ही उसके पास आके चिपकने लग जाती है, क्योंकि उसने तो वो रास्ता रोक दिया। क्योंकि हमारी बॉडी में ऑर्गन्स तो बहुत बड़े लेवल पर छोटे छोटे हमारे अंदर ऑर्गन्स है, तो अगर वहां भी अंदर किसी नली में या कहीं कोई कचरा रुक जाता है तो उसके ऊपर लेयर टू लेयर जमने लग जाती है, फिर यही हमारे सिस्ट बन जाते हैं। और जैसे कि आजकल यूट्रस के अंदर सिस्ट की प्रॉब्लम बहुत अधिक बढ़ रही है, और आगे चल के तो आजकल आधा आधा 1-1 किलो 2-2 किलो के इस प्रकार से गांठें बन जाती है, जिनके लिए अंत में जिनका जो इलाज है ऑपरेशन ही बचता है, और यूट्रस छोटी छोटी उम्र में लोगों का रिमूव करा जा रहा है। इस संबंध में मैं एक चीज पर चर्चा और करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पहले 3 दिन महिलाओं को पूर्णतः रेस्ट करवाया जाता था, लेकिन आजकल महिलाएं अपने आप को मॉडर्न केयर देने के नाम पे इस बातों को नहीं मानती कि हम पुरुषों के बराबर है, हम रेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर एक फंक्शन अंदर अंदर चल रहा है जो आपको दिखाई तो नहीं दे रहा है। क्योंकि कुछ महिलाओं को जैसे अभी स्वामी ने बताया कि पेन होता है यूट्रस के नीचे पेल्विक फ्लोर में या ब्रेस्ट में, कईयों को ये बिल्कुल भी महसूस नहीं होता, क्योंकि आपकी अपनी अपनी सबकी हमारी बॉडी है, लेकिन अंदर एक क्रिया हमारी चल रही है। और अगर उस समय हम रेस्ट करते हैं, उसमें हमें उस समय वजन नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि हमारा यूट्रस उस समय सॉफ्ट है और कमजोर है। अगर हमने उसमें पलंग को धक्का दिया या कोई हैवी वजन हमने उठा लिया, या कपड़े जैसे पहले धोती थी महिलाएं चादर साइज होगी, तो क्या होता है कि आपका यूट्रस है वो अपनी जगह से प्रोलेप्स कर जाता है, वो लटक जाता है। और यह एक बहुत ही बड़ी समस्या है, क्योंकि यूट्रस को अपने जगह पे, क्योंकि वैसे तो हमारे ऑर्गन्स भगवान ने ऐसे फिट कर रखे हैं कि वो हमारी बॉडी में जहां है वहीं बने रहते हैं, लेकिन अगर कोई यूट्रस या कुछ भी एनएस हमारा प्रोलेप्स कर जाता है तो उसको वापस अपनी पोजीशन पे लाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। और अगर आपका छोटी एज में ही प्रोलेप्स हो गया है, और अगर अभी अभी आपने शादी भी नहीं हुई है या अभी आपके एक ही बच्चा हुआ है, तो आपके लिए कितनी समस्या आ जाएगी। तो इन चीजों को अगर हम ध्यान रखते हैं, पुरानी बातों को हमेशा मजाक में नहीं लेना चाहिए। अगर हम किसी होलिस्टिक हीलर से या किसी से जानकार से अगर हम जानकारी ले तो पता चलेगा कि सभी चीजें साइंस के साथ जुड़ी हुई है। इस समय हमें अगर हम रेस्ट करते हैं और काम के साथ साथ थोड़ा आराम ज्यादा करते हैं, तो ये जो ये प्रक्रिया है वह एक अपने नॉर्मल वे में होती है, और हमें आगे चल के भी जो भी आज समस्याएं आजकल बहुत ज्यादा हो रही जिससे संबंधित, वो हमें नहीं होगी। उसके साथ ही इन 3 दिनों में पहले नहाने के लिए मना किया जाता था कि नहाना नहीं है, आपको रेस्ट करना है। लेकिन आजकल सफाई हाइजीन के नाम पे जहां करनी चाहिए वहां तो नहीं करते, लेकिन जहां जरूरत नहीं वहां बहुत अधिक सफाई का ध्यान रखा जाता है कि लोग 2-2 3-3 बार नहाते हैं इस समय। तो मैं साइंस बताती हूँ कि हमें क्यों नहीं नहाना चाहिए। जब ये प्रोसेस शुरू होता है हमारी बॉडी में, तो उस समय हमारे यूट्रस का जो एरिया होता है वो हीट गर्म होता है। अगर आपने देखा, अनुभव भी क्या होता है, हमें उस समय हीट महसूस होती है इस समय। तो अगर आपने उस समय ठंडे पानी से नहा लिया तो ठंडा गर्म हो जाएगा, जिसे हमेशा हम कहते भी है कि ठंडा गर्म से सर्दी जुकाम भी हो जाता है। इसको एक हम समझते हैं एक प्रैक्टिकल से, अगर तवा बहुत गर्म है उसके ऊपर आप पानी की बूंदे छिड़कते हैं तो वो बूंदे खत्म नहीं होती, वो गोल 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 बनकर सिस्ट बन जाती है। उसी प्रकार से अगर आपका मेंसेस का टाइम है, आपकी बॉडी गर्म है, ठंडे पानी से अगर आप नहा लेते हैं तो आपके अंदर के जो ब्लड है उसके क्लॉट्स बन जाते हैं अंदर बॉडी के अंदर, और वो क्लॉट्स आपके कहीं ना कहीं जैसे मैंने पहले बताया चिपक जाते हैं, और फिर वो धीरे धीरे पहले तो वो लंप के रूप में सॉफ्ट रूप में होते हैं, टिश्यूज के रूप में होते हैं, और धीरे धीरे वो हार्ड हो जाते हैं। तो आप कम से कम 2-3 दिन कोशिश करिए, जैसे अगर गर्मी है तो स्पंज बाथ कर लीजिए, और ठंड में तो वैसे भी आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर आप जैसे हमारे इन दिनों सिर धोने की मनाही भी होती है, क्योंकि जब हम सिर धोते हैं तो अधिक देर तक नहाने का हमें प्रोसेस करना पड़ता है। बल्कि अगर आपको जैसे अगर किसी को मेंसेस नहीं आ रही है, जैसा लग रहा है कि रुकावट है, तो अगर आप फर्स्ट डे सिर धोते हैं तो बल्कि मेंसेस खुल के आती है। वो क्यों? क्योंकि हमने सिर को धोया और हमारे सिर में जो हमारे पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड है उनकी मसाज हो गई, लेकिन आपको गुनगुना पानी या गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, ठंडे पानी का इस्तेमाल आपको फिर भी नहीं करना है। तो अगर आप फर्स्ट डे हेड वॉश करते हैं तो आपका सर्कल अच्छे से आता है, फिर आप 2 दिन वॉश नहीं कीजिए, फिर थर्ड या फोर्थ डे अभी आपका ब्लड का फ्लो काफी कम हो गया है फिर आप हेड वॉश कीजिए, तो बल्कि जो हैवी फ्लो है वो कम हो जाता है।
तो ये सब चीजें साइंस है, क्योंकि हमारे ब्रेन से जो मैसेज है अप डाउन हमारे यूट्रस तक बार बार आते और जाते रहते हैं, तो ये सब चीजें उसके साथ जुड़ी हुई है। तो इसीलिए इस समय आपको ब्रेन की मसाज करनी चाहिए, बल्कि 3 दिन अगर आप कहीं नहीं जाते तो बल्कि अगर आप सिर पे घी की मालिश करते हैं और आपको देसी गाय का घी मिल जाता है, और ठंड में अगर बादाम के तेल की मालिश करते हैं आप, तो हमारे जो हार्मोन सिस्टम है वो हमारा स्ट्रांग हो जाता है। और एक जैसे कि इस समय महिलाओं को रेस्ट किया जाता था उनके पैरों की काफ मसल्स, इस समय काफ मसल्स में पेन काफी होता है, तो काफ मसल्स की मालिश करी जाती थी। तो उन मालिश करने से जो हमारे जो पेल्विक फ्लोर का दर्द है या जो हमारी बार बार बाइटें या ऐसा उठ रहे हैं, हमें उसमें आराम आता है। और जैसे अजवाइन का काढ़ा अजय जी ने बताया कि ये इसका सेवन तो बहुत ही अच्छा है। आपकी जैसे डेट अगर 3 तारीख को आती है तो आप 1 तारीख से इसका सेवन शुरू कर दीजिए, तो आपकी जो डेट है वो आपकी बड़ी आरामदायक आएगी और आपको कोई प्रकार की समस्या इसके अंदर नहीं होगी। जिस प्रकार से छोटी छोटी सी जो बातें हैं, हमारी जो वैदिक बातें, अगर हम इन चीजों को फॉलो करते हैं और अगर हमने अपने बच्चों को समझाते इन बातों को, तो ये बहुत ही फायदा होगा और उन्हें बहुत अधिक दवाइयों को खाने की आवश्यकता नहीं होगी। और आफ्टर मेनोपॉज तक भी उनका जो टाइम पीरियड है, वो इन चीजों को अगर फॉलो करते हैं तो वो उनका बड़ा ही आसानी से मिल जाएगा और वो एक स्वस्थ जीवन जिएगी। क्योंकि अगर महिला, जैसे भी हमने चर्चा करी, जैसे घर में अगर महिला स्वस्थ है, चाहे वो चाची है, बुआ है, माँ है, बहन है, तो पूरा घर स्वस्थ रहेगा। अगर वो खुद अस्वस्थ रहेगी, चिड़चिड़ापन अधिक होगा उसके अंदर, वो गुस्सा बार बार करेगी, तो पूरे घर का जो माहौल है वो खराब हो जाता है। तो हमें इन बातों का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। जी, बहुत हाँ जी अजय। बढ़िया चीजें आपने बताई, इसको साइंस की दृष्टि से समझाया। और यहाँ मैं मातृशक्ति का सपोर्ट करना चाहूंगा। जहाँ आपाधापी केस में और खर्चे बढ़ रहे तो नौकरियां करना पड़ रही है, तो यहाँ महिलाएं इच्छा रख के भी आराम नहीं कर पा रही है। उनको इतने चैलेंजेस बढ़ गए, तो हम क्या करें यदि आराम नहीं कर पा रहे। जैसे हम बस में दौड़ लगा के चढ़ते हैं, ट्रेनों में धक्के मुक्के खा रहे, तो इन 3-4 दिन की जो है थोड़ा हमको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखनी पड़ेगी और खुद की रक्षा खुद को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हमको महीना सुधारना है, तो हमको इस समय थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ सबसे बड़ा रोल होता है माँ का। तो परिवार में माँ की भूमिका, क्योंकि माँ मतलब गुरु, पहला गुरु मतलब माँ। तो माँ की या बड़ी बहन की या मातृशक्ति की क्या भूमिका होनी चाहिए परिवार में? जी हाँ जी अजय जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा और अभी पहले भी चर्चा इस सेशन हो चुकी है मातृशक्ति के ऊपर और माँ के रोल के ऊपर। तो मैंने जो अपने एक्सपीरियंस किए अपने फैमिली मेंबर्स पे और पेशेंट पे, कि जो फीमेल्स बड़ी भी जाती है 40-50 की एज में, तो वो मेंसेस के नाम से ही नाक भौं सिकोड़ना या मुंह चिढ़ाना कि ये क्या हमारे साथ महिलाओं को भगवान ने ये हमें एक रोग या परेशानी दे दी हर महीने की। और जैसी माँ कहती है वैसे ही घर की जो बच्चियां होती है वो भी वैसे भाव इस चीज के प्रति ले आती है। तो हमने अपना पहला सेशन कहते हैं कि वेलकम टू मेनोपॉज, तो मैं कहूंगी वेलकम टू प्यूबर्टी एंड वेलकम टू एवरी मंथ ऑफ आपके मेंस्ट्रुअल सर्कल। क्योंकि यह एक ऐसी चीज है, हमें बच्चों को बताना पड़ेगा कि आपको फीमेल बनाती है ये, और इसका स्वागत कीजिए। आपके अंदर जो कमनीयता, सुंदरता जो है, आपके अंदर जो सॉफ्टनेस है आपकी वॉइस में, आपकी बॉडी में, स्किन में, वो इसकी वजह से अगर ये अप डाउन होता है और आपको नहीं आता है तो यह एक बहुत बड़ी समस्या है। आपकी जो बॉडी है एक मेल जैसी हो जाएगी, धीरे धीरे करके आपके जो फीचर्स भी है वो स्ट्रॉन्ग होने लग जाएंगे, आपके कंधे चौड़े हो जाएंगे और आपकी बॉडी में जैसे एक जो फिगर लेडीज का कहा जाता है वो फिगर आपका नहीं बनेगा। तो अगर हम ये चीज बच्चों के ये मन में हमको ये चीजें सिखाएंगे, इनकी जो साइंस है बेटा इन सब चीजों के पीछे, उन चीजों को समझेगी, उसका वेलकम करेगी। क्योंकि जो हमारे मनोभाव होते हैं, जैसे कोई भी बीमारी पहले हमारे मन में आती है फिर वो हमारी बॉडी में आती है। अगर हम बच्चों को 9-10 साल की उम्र से बच्चे को ये सिखा दें कि बेटा ऐसा टाइम आएगा आपका कि आपके मेंसेस स्टार्ट होंगे, आपकी ब्लड होगा, क्योंकि ये बात एक जितना अच्छे से एक माँ अपनी बेटी को सिखा सकती है, माँ या बड़ी बहन या बुआ चाची ताई, वो कोई और नहीं समझा पाएगा। तो जिससे भी वो लड़की अच्छे से समझती है, बातों को बांधती है, तो 9-10 वर्ष की उम्र में ही माँ को चाहिए या तो स्वयं अगर बता नहीं पाती है तो अपने घर में किसी ऐसी महिला मेंबर से जिससे वो बेटी समझती है उसको बताए कि ताकि कभी ऐसा होता है कि इसकी जैसे मतलब एक वजह तो रहता है कि घृणा की भावना माताएं या कोई बड़ी बहन भर देती है, या फिर जैसे जैसे जब प्रथम बार यह अवसर आता है लड़की का, उसको यह पता नहीं इसके बारे में कि क्या है, और वह सार्वजनिक स्थल पे है, स्कूल में जाकर बच्चियां स्कूल में होती है उस समय, या कोई सार्वजनिक स्थल पर है और उसको ये टाइम फेस करना पड़ गया, तो बहुत घबरा जाती है और बहुत शर्मा जाती है। वो उन लोगों से बाद में नजर मिला ही नहीं पाती जो उस समय उसके आसपास होते हैं, और उसको मन में इस चीज के प्रति घृणा पैदा हो जाती है। तो लेकिन अगर माता पहले से उसको प्रिपेयर कर दे, खुद ना कर पाए या घर में कोई ऐसा नहीं है, तो डॉक्टर के पास ले जाए, लेडी डॉक्टर के पास, और गायनेक से पास जाके
उसको पूरी चीज समझाई जाए कि ऐसा समय आएगा और आपको ये प्रिकॉशन रखने होंगे, ये हर मंथ आपके साथ होगा, तो बच्चा क्या होगा, उसके प्रिपेयर हो जाएगा मेंटली। मैंने देखा है जितनी भी मैंने बच्चों को अपने परिवार में सिखाया है सारी चीजें, वो उन्होंने बहुत ही हंसते हुए, बल्कि मुझे कई बार लगता था कुछ बच्चों को देखे कि शायद ये कैसे हैंडल करेगी फर्स्ट टाइम, उन्होंने बहुत ही हंसते, क्योंकि बच्चे हमसे ज्यादा होशियार हैं। अगर आप लोगों को समझा दिया थोड़ा सा इन चीजों के बारे में बता दिया, क्योंकि आजकल बहुत फैसिलिटीज है स्कूल में भी, कुछ ना कुछ आजकल बच्चों को एक शुरुआत तो हो गई कि उन्हें सिखाया जाता है, उन्हें पेड्स कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे रखना है, सब चीज सिखाई जा रही है। तो अगर माँ का सपोर्ट भी उसे मिल जाता है तो बच्चा डरता नहीं है। और माता को चाहिए कि घर में जो उसके भाई है, उसके पिताजी है, उन सबको बताया जाए कि ये समय बेटी के साथ कभी भी आ सकता है। अगर उसके कमर में दर्द है, जैसे भाई ने कुछ काम कर, बहन ने मना कर दिया, भाई लड़ाई करने लग जाए, डांटने लग जाए, या पिता कह दे कि मैंने काम के लिए कहा था तूने करा नहीं, जैसे, या ये सब क्या हो रहा है, तो ऐसे में वो बच्ची डर जाती है, ये नफरत करने लग जाती है। या यही एक वजह होती है कि मैंने देखा है कि लड़कियां अपने भाई और पापा से दूर हो जाती है इस समय। 10 साल तक तो वो खूब गोदी में खेलती है, खूब बातें करती है, सारी बातें शेयर करती है, लेकिन वो एकदम से उसमें चेंजेस आ जाता है। उसको लगता है कि ये बातें, जैसे कई घरों में पहले होता था कि भी तुम्हें इस समय पापा से, भाई से बात नहीं करनी है, सबसे दूर दूर रहना है, तो वो एक दूरी ऐसी बढ़ जाती है कि जन्म भर वो बच्ची अपने भाई से और पापा से दूरी बन जाती है, अपनी बातें शेयर नहीं कर पाती है। लेकिन एक बच्ची को अगर आपको फुल ग्रोथ करना है तो माँ के साथ भाई का और पापा का भी उसको पूरा सहारा चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल बातें अगर, जैसे माँ हाउस वाइफ है, तो बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है ये बातें जब तक अपने भाई और पापा से शेयर नहीं करेगी, उनके साथ बैठेगी नहीं, तो वो कैसे जानेगी। तो एक अपने परिवार को बांध रखने का काम जैसे माँ का ही कहा जाता है, तो इस समय ये भी बहुत बड़ा रोल है माँ का, कि बच्ची को भी बताए, साथ से अपने घर वालों को भी बता दे कि ये समय उसके साथ आएगा, तो आप सभी को सपोर्ट करना है। अगर थकावट लगती है, मैंने तो मेरी फैमिली में मेरी एक फ्रेंड थी, उसके पापा खुद अपनी बेटी को काढ़ा बना के पिलाते थे, अजवाइन का, केसर का, इस प्रकार का। तो मुझे इतना अच्छा लगता था कि देखिए कितने अच्छे पापा हैं, और वो बेटी भी अपने पापा से कहती थी कि पापा मुझे दिक्कत हो रही है, मेरे लिए काढ़ा बना दो। तो इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग अगर हम डेवलप करेंगे हमारे इंडिया में, जो पहले भी थी, तो एक बहुत ही सुंदर दुनिया का निर्माण होगा, जहाँ कोई भी अपनी समस्या का समाधान जरूरी नहीं कि माँ के पास ही करे, पिता से, बड़े भाई से, किसी से भी जाकर कह दे। तो इस प्रकार की छोटी छोटी औषधियां अगर हम घर में जाने, भाई बहन भी सीख ले कि अगर बहन को कभी दिक्कत है, घर में मम्मी नहीं है, पापा नहीं, तो वो भी बना के पिला दे। तो इस प्रकार से ये जो समस्याएं हैं, देखो कल को जब भाई की शादी होगी, उसकी भी वाइफ आएगी, तो अगर वो उसके लिए करके देगा, तो उसकी, कहते हैं ना, उसकी वाइफ को कितनी खुशी होगी कि इसको कितने अच्छे संस्कार है, कि इसको एक महिला की वैल्यू है तकलीफ की, तो वो उसकी भी इज्जत कर सकेगा। तो छोटी छोटी सी बातें, इसको अगर हम ध्यान में रखते हैं, तो महिलाओं के लिए ये समय जो मुश्किल का कहा जाता है, वो बड़ा ही इजीली उनका गुजर जाता है। हाँ जी अजय जी। बहुत बहुत अच्छी चीज आपने बताई। और यहाँ तो हमको हाइजीन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय हाइजीन का भी होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि बाहर तो थोड़ा सा अपने आप को बचाएं, है ना। तो एक पीएमएस, है ना, बहुत शब्द बार बार आता है कि पीएमएस क्या है ना, और ये क्यों होता है पीएमएस? जी, पीएमएस यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, मतलब कि मेंसेस स्टार्ट होने से पहले क्या क्या सिम्टम होते हैं। तो जैसे मेंसेस का सर्कल शुरू होने वाला होता है, जैसे कि 3 तारीख को आपका स्टार्ट हो रहा है, तो होता है कि 30-31 तारीख जो पहले महीने की है, या 1-2 तारीख से आपके पेट के निचले हिस्से में, जैसे पेल्विक फ्लोर कहा जाता है, वहां पे दर्द और क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं। ब्रेस्ट हेवी होने लग जाती है आपकी। कई महिलाओं में लम्स बनने लग जाते हैं, उस समय लम्स बनते हैं, और वो जैसे ही आपके मेंसेस का टाइम खत्म होता है, वो लम्स डिजोल्व हो जाते हैं अपने आप ही। हाँ, लेकिन अगर वो आपके लम्स डिजोल्व नहीं हो रहे हैं, तो आपको अपने गायनिक से जरूर बात कर लेना चाहिए। उसी प्रकार से चिड़चिड़ापन आना, मतलब छोटी छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाना, इस प्रकार के सिम्टम आते हैं। कमर में दर्द होने लग जाता है, और कईयों को भूख एकदम से बढ़ जाती है, अधिक भूख की आवश्यकता होती है। तो उस समय ऐसा नहीं कि आप अपने, आजकल जैसे कि जीरो फिगर का ट्रेंड चला है कि नहीं, हमें मोटा नहीं होता, हम कुछ खाएंगे नहीं, लेकिन आपको उस समय अधिक खा लेना चाहिए, क्योंकि वो आपकी बॉडी की डिमांड है उस समय। क्योंकि जो आपका ब्लड निकल रहा है, उतना ही ब्लड आपकी बॉडी को फिर से बनाना भी है, तो बनाने के लिए आपको अधिक खुराक की, अधिक फूड की आवश्यकता तो रहेगी, इसलिए आपको उस समय फूड अधिक मात्रा में खा लेना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगी कि उस समय आपको बल्कि जूसेस और सूप का सेवन अधिक करना चाहिए। और जो भी उस समय के सीजनल फ्रूट्स हैं, हमारी नेचुरोपैथी और जितनी होलिस्टिक हीलिंग है, वो यही कहती है कि आपको हमेशा नेचुरल चीजों पर जाना चाहिए। उस समय ऐसा नहीं कि आपको भूख लगी तो आप जंक फूड का इस्तेमाल अधिक कर ले कि आपको छूट मिल गई, ऐसा नहीं है। अपने घर में बनाया हुआ खाना और आप सूप का, जूसेस का सेवन अधिक करेंगे, तो आपकी जो डिमांड है उस समय उसकी पूरी भी हो जाएगी, और वो आपके लिए फायदा भी प्रदान करेगी। तो इस प्रकार से इसमें ये जो सिम्टम होते हैं, जैसे गुस्सा आना हो गया, और टायर्डनेस, हेडेक और कंफ्यूजन ऑफ माइंड, एक बहुत बड़ी चीज है इस समय। जैसे महिलाओं को
उनसे अक्सर गलतियां होती है, जलती हुई गैस रह जाती है, कई बार सब्जी में नमक डालना भूल जाते हैं, क्योंकि उस समय जो होते हैं कि हार्मोन्स तेजी से बॉडी में चेंज हो रहे होते हैं, तो कंफ्यूजन ऑफ माइंड एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इस प्रकार से पैरों में दर्द होना, जैसे बताया काफ मसल्स में पेन होता है, और कईयों को नीचे पगतली में, जैसे हम नीचे का फुट कहते हैं, सोल कहते हैं, वहां पे भी दर्द क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारे समय बॉडी में कैल्शियम की कमी होने लग जाती है इस समय। तो कैल्शियम, जितनी व्हाइट चीजें सब में कैल्शियम होता है, तो अगर हम इंटेक, जैसे इसी समय हमारे को दूध ज्यादा दिया जाता था पहले, दूध और मलाई का सेवन बताते हैं कि अधिक करना चाहिए, तो चिकनी चीजें हमारी बॉडी में चली गई। जब हम चिकना सेवन करते हैं घी इत्यादि का, तो जो हमारा सर्कल है वो आराम से हमारा निकल जाता है। तो इस प्रकार से हमें अगर इन चीजों का हम ध्यान रखते हैं तो हमारे लिए ये अच्छा होता है। हाँ जी अजय। बहुत बढ़िया। आज का सेशन बहुत जबरदस्त जा रहा है और अब पता ही नहीं चला समय का कि समय कहाँ भाग रहा है। तो जाते जाते बहुत अच्छा है, एक जो प्रश्न मन में आता है, व्हाइट डिस्चार्ज, ल्यूकोरिया, इसको हम है ना, इससे बचाव और उपचार, और इसमें हम क्या चीजें ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ जी, समय को ध्यान में रखते हुए इसको हम थोड़ा संक्षेप में ले लेते हैं। व्हाइट डिस्चार्ज यानी कि श्वेत प्रदर ल्यूकोरिया। तो ल्यूकोरिया भी ये फीमेल की यूट्रस से संबंधित ही समस्या है। इसके कारण तो बहुत सारे, इस पे अगर हम चर्चा करेंगे तो हमें आधा पौना घंटा पूरा इसके कारणों पे चाहिएगा। तो हम बचाव की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं कि हमें बचाव में क्या करना चाहिए। तो बचाव में सबसे जरूरी है कि हम इन्फेक्शन से बचें। इन्फेक्शन से बचने के लिए सबसे जरूरी होता है कि फीमेल्स को चाहिए कि वह बाहर की जो हमारी इंग्लिश सीट होती है, जैसे वेस्टर्न सीट कहा जाता है, उसका इस्तेमाल ना करें। क्योंकि अगर किसी एक महिला को यह रोग है और अगर दूसरी महिला वहां जाके इसका इस्तेमाल करती है तो उसको बहुत जल्दी ये रोग हो सकता है। तो उस समय आजकल बहुत सारे प्रिकॉशन चल रहे हैं। आप सैनिटाइजर अपने पास हमेशा महिलाओं को रखना चाहिए। इसको पहले आप सैनिटाइज करें और उसके बाद ही सीट का अगर आपको बैठने की आवश्यकता है तो इस्तेमाल करें। और उसी प्रकार से महिलाओं को जैसे हफ्ते में एक बार कटी स्नान का हमेशा प्रयोग करना चाहिए। हाँ, लेकिन मेंसेस के समय आपको कटी स्नान नहीं करना चाहिए, 5 दिन आपको अवॉइड करने चाहिए। तो कटी स्नान में अगर आप पानी में नीम के पत्ते उबाल के, पत्तों को अच्छे से धो के, उनको 15-20 पत्ते छान लीजिए, उनको उबाल के, और उस कटी स्नान के पानी में आप डाल लीजिए। तो जो काम डेटॉल करती है वो काम आपका नीम करेगा, बल्कि उससे भी अच्छे बेहतर तरीके से करेगा। तो आपकी जो वेजाइना है उसकी सिकाई भी हो जाती है, उसके जो रोग हैं, जो से इन्फेक्शन से ज्यादा होता है ये निकल जाता है। इसकी एक वजह सबसे बड़ी होती है, जैसे कि हमने बताया, मेंसेस में गर्म चीजों का सेवन करना। अगर मेंसेस के टाइम में महिलाएं अत्यधिक गर्म चीजें का अलग अलग चीजें खाती है तो उसका साइड इफेक्ट बाद में लिकोरिया के रूप में भी हो जाता है, क्योंकि वो आपकी बॉडी अंदर से बहुत हीट हो गई है और फिर वो व्हाइट डिस्चार्ज आपका शुरू हो जाता है। व्हाइट डिस्चार्ज ये व्हाइट रंग का भी होता है, हल्का पीलापन लिए भी होता है, इसमें कई बार रक्त मिश्रित भी होता है और येलो रंग का भी होता है ये। तो इसकी अलग अलग वजह है, अलग अलग कारण है। तो जो ट्रीटमेंट अभी आपको सामने ने बताया था, मेथी की पट्टी बांधना, रिंग चलाना, ये सभी उपाय आपकी इस लिकोरिया के लिए भी काम करेंगे। और उसी प्रकार से इसके अंतर्गत आपको चाहिए कि आप जैसे ठंडी पट्टी लपेट हमने बताई थी कि 6 मीटर लंबी और 3 फुट चौड़ाई, 6 फुट लंबी और 3 फुट चौड़ी आप एक व्हाइट रंग की पट्टी अगर अपने कमर पे लपेटते हैं, कभी आगे इसकी हम चर्चा करेंगे। और हमारे पहले जो मेनोपॉज का सेशन है उसमें हमने इसमें थोड़ा डिटेल में बताया है, आप उसमें जान सकते हैं उसको देख के। तो उसको बांधने से भी क्या होता है कि आपका जो नीचे का हिस्सा है वो ठंडा रहेगा। जिस समय आप नारियल के पानी का प्रयोग कीजिए अगर आपको व्हाइट डिस्चार्ज की दिक्कत है, क्योंकि व्हाइट डिस्चार्ज से आपकी बॉडी में जो मैरो है वो भी निकल जाता है, इससे आपके बाद में हड्डियों में दर्द आने लगता है। अक्सर जिनको व्हाइट डिस्चार्ज की दिक्कत होती है उनके कमर में दर्द भी रहता है। तो आपको इस समय व्हाइट रंग की जितनी भी फूड प्रोडक्ट्स आपको वो खाने चाहिए, प्लस रेड कलर के, क्योंकि रेड कलर के जो फूड्स होते हैं वो आपकी बॉडी में हार्मोन अच्छे प्रकार से बनाते हैं। और साथ ही आपको जितने भी हमारे जैसे मगज के बीज खाया जाता है, गुजराती मगज यानी कि ब्रेन, तो जैसे ये 5 प्रकार के होते हैं, खरबूज के, तरबूजे के, पंपकिन के, खीरे के। तो जब इन चीज का हम सेवन करते हैं तो ये हमारे ब्रेन को नरिशमेंट देते हैं, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो अच्छे क्वालिटी के पैदा होते हैं, तो जिससे हमारा सिस्टम जो होता है वो सही चलता है। इस तरह से व्हाइट डिस्चार्ज के बारे में संक्षेप में जाना कि बचाव सबसे पहले इन्फेक्शन से बचाना है और हमें अच्छी फूड और डाइट को लेना है, और मेंसेस के टाइम में हम गलत आहार विहार को ना करें। अगर हम इन चीजों से बचते हैं तो व्हाइट डिस्चार्ज से हम बचे रहते हैं, क्योंकि व्हाइट डिस्चार्ज आगे चल के महिलाओं में बहुत अधिक रोग पैदा कर देता है। आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है, बेहोशी उनको आने लग जाती है और भिन्न प्रकार की समस्याएं उनको होने लगती है। तभी हम अगले किसी सेशन में इस पर अधिक डिटेल में चर्चा करेंगे। हाँ जी अजय जी, बहुत सुंदर आपने ल्यूकोरिया वगैरह के बारे में जो बताया। और एक छोटा सा ट्रीटमेंट है, घरेलू उपचार है,
राइस वाटर से यदि एक चुटकी चावल सुबह सुबह फाँक लिए जाए तो पेट संबंधी या मेंसेस संबंधी जितने भी चैलेंज हैं लगभग खत्म हो जाते हैं। तो क्या करना है, तो सोने से पहले 2 चम्मच टीस्पून चावल 1 गिलास पानी में गलाना है, तो उस पानी को छानना है। छानने के बाद वो जो छना हुआ पानी है वो काम का है, जो चलने के वो जो है राइस वो उसको फेंक देना है। फिर नए 1 चुटकी चावल लेना है, उसको हाथ में लेके फाँकना है, चबाना नहीं, पी जाना है। तो आज मातृशक्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए हमने सीखा, क्योंकि नवरात्रि गई, मातृशक्ति, दिवाली पूजन मातृशक्ति, हर जगह माँ भगवती का हम वो करते हैं। और घर में यदि माता खुश तो सब खुश, है ना। तो दिवाली पर्व का ये प्रोग्राम चल रहा है लगातार 1-1.5 महीने से, और डॉक्टर मयंक जी और उनकी टीम पूरा काम इस पे नेचुरोपैथी में कर रही है, और हम सब आपके साथ बैठे हैं। तो जो भी आपके सवाल हो, डॉक्टर मयंक जी का, हम लोग का नंबर आपके पास है, बिल्कुल अपन बात कर सकते हैं। और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि यदि महिला खुश तो परिवार खुश, हमेशा ये ध्यान रखना है। तो मातृशक्ति को स्वस्थ रहना है, प्रसन्न रहना है, और शुरुआत खुद से करना है। आप दोनों ने अपने बहुमूल्य समय में से, क्योंकि अभी दिवाली पर्व बहुत बनाने का, साफ सफाई का, आप दोनों ने अपने बहुमूल्य समय में समय निकाला। इसके लिए पूरी होलिस्टिक फैमिली की तरफ से, इंटरनेशनल नेचुरोपैथी और अपने तरफ से आप लोगों को साधुवाद देता हूँ, और आशा करता हूँ कि ऐसे ही सेशन अगले उसमें भी आपके मिलते रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अजय जी, धन्यवाद। और सभी को दिवाली मुबारक, बहुत बहुत। धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और भैया दूज की पूरी होलिस्टिक टीम की तरफ से सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं।